नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित खबरों पर चर्चा करेंगे। उन खबरों पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रमुख अखबारों की सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आरक्षण के मुद्दे पर। आरक्षण का मुद्दा भारत के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, सभी राज्यों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, बृहस्पतिवार को एक सुनवाई में साफ कहा है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है। बृहस्पतिवार को एक सुनवाई हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करना नहीं माना जा सकता। अगर आप आरक्षण का लाभ नहीं दे रहे हैं तो आप किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। साफ साफ कहने का मतलब यह है। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट के तहत तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए अखिल भारतीय कोर्ट में ओबीसी आरक्षण लागू कराने की मांग को लेकर कई राजनीतिक दलों की सामूहिक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही थी। उसी में इस बात को इनकार कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं, आपको हाई कोर्ट जाने का मौका दे रहे हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में सुनवाई आपकी याचिका की जा सकती है, लेकिन हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सभी दल एक साथ आए थे, इसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी दल पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं, इसका स्वागत किया जाता है। और डीएमके की ओर से अदालत में कहा गया कि हम अदालत से ज़्यादा आरक्षण जोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है उसी को लागू कराने की बात कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी दलीलों से लगता है कि आप सिर्फ तमिलनाडु के कुछ लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं। असल में क्या है, जो तमिलनाडु में है, अगले साल इलेक्शन है, तो वहाँ पर ओबीसी आरक्षण जो है 50% ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है मेडिकल सीटों में कराने के लिए। तो एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पर ओबीसी का आरक्षण। सुराव थाने पहुंच चुकी है एसटीएफ की टीम और कब्जे में ले लिए हैं सारे दस्तावेज। एफआईआर की कॉपी है, आरोपियों से बरामद लिस्ट की शुरू हुई पड़ताल, अभ्यर्थियों की लिस्ट और बयानों की सघनता से जांच हो रही है। और इस मामले में एक लेखपाल का नाम भी आया था जिसको निलंबित कर दिया गया है। तो रडार में जो भी अभ्यर्थी हैं उन सब की सघनता से खोज की जा रही है। 11 लोगों को अभी तक जेल भेजा जा चुका है और 16 अभ्यर्थी और अभी रडार पे हैं, एसटीएफ की रडार पे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। इस तस्वीर को देखकर आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैं केएल पटेल और ये हैं बीजेपी की सांसद अनुप्रिया पटेल। पूर्व में केंद्रीय मंत्री थीं, अपना दल की नेता हैं ये। तो इनके साथ दिखाई दे रहे हैं केएल पटेल। तो राजनीतिक संबंध जो है इनके, इसके अनुसार ही अपना गोरख धंधे को अंजाम देते थे, इस राजनीतिक संबंध का फ़ायदा उठाते थे। और ये सच्ची सारी चीज़ें देखकर विद्यार्थियों के अपने चक्कर में फंसा लेते थे, झांसे में फंसा लेते थे कि संबंध इनके जो हैं राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं से भी हैं। केएल पटेल के तार जाली मार्कशीट बनाने वालों से भी जुड़े थे और जाली मार्कशीट बनाने का जो धंधा था वो काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा था। कई विश्वविद्यालयों की जाली मार्कशीट डिग्री तैयार करके सरकारी नौकरियों में प्रयोग किया जाता था और उसके दम पर सरकारी नौकरी लगवाई जाती थी। केएल पटेल का अपना कुछ तरीका था कि दूसरे लोगों से कैसे बचा जाए, नज़रें बचा के चल रहा था। करोड़पति होने के बावजूद भी वह झांसी से जब फूलपुर जाता था तो ट्रेन का प्रयोग करता था, ट्रेन से जाता था, कार भी नहीं रखता था अपने पास और मोटरसाइकिल लेकर क्षेत्रीय इलाकों में घूमता था। जो सहकर्मी थे डॉक्टर केएल पटेल के, उनसे बहुत कम बातचीत करता था और कभी भी झांसी से फूलपुर चला जाता था। सहकर्मियों को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ जब उनको पता चला कि केएल पटेल इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। और ये गोरख धंधा जो है, फर्जीवाड़े के गोरख धंधे में डॉक्टर से लेकर लेखपाल तक शामिल हैं। इसमें लेखपाल जो है केएल पटेल जो डॉक्टर थे एक, और उसके साथ साथ संतोष बिंद लेखपाल जिनको सस्पेंड किया गया, और धर्मेंद्र उर्फ आलोक खाद्य विभाग एवं रसद विभाग में लिपिक हैं।
तो इन सब लोगों को घर बैठकर लाखों रुपए कमाने की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए इनको अपनी नौकरी राज नहीं आ रही थी। लखनऊ पीठ में शिक्षक भर्ती मामले पर फैसला आज आ जाएगा और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैसला है ये। इसके बेस पर भर्ती की रूपरेखा तय होगी कि काउंसलिंग आगे बढ़ानी है या फिर काउंसलिंग को रोकना है। तो जिस तरह से बहस हुई थी उस हिसाब से तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि शायद काउंसलिंग आगे नहीं होगी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। फैसले को आने दीजिए, फैसले में क्या लिखा है उससे ही पता चल पाएगा। इधर एसटीएफ के साथ साथ शिव कुटी पुलिस भी सरगना केएल पटेल से पूछताछ करेगी। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने सुनील की नज़रबंदी का विरोध किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन करने जा रहे आईसा नेता सुनील मौर्य को नज़रबंद किए जाने का स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। एसएफआई से जुड़े छात्रों का कहना है कि सुनील मौर्य जिला मुख्यालय पर लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञापन देने की तैयारी में थे, उन्हें जबरदस्ती नज़रबंद कर दिया गया है। एसएफआई की प्रयागराज जिला कमेटी ने सुनील के साथ अभद्र आचरण करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गड़बड़ी कई केंद्रों तक सीमित नहीं है, प्रदेश व्यापी इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग की है सुनील मौर्य ने। और सुनील मौर्य शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पूरे 39 दिन तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर अनशन किए थे। न्याय मोर्चा से संबंधित हैं सुनील मौर्य जी, और उनका कहना है कि पुलिस एवं एसटीएफ की ओर से हो रही जांच कुछ केंद्रों पर शहर तक सीमित रखी जा रही, जबकि गड़बड़ी पूरे प्रदेश में हुई है। उनका कहना है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, वह ना तो सीबीआई जांच की मांग स्वीकार कर रही है और ना ही भर्ती निरस्त कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरे मामले को कुछ सेंटर का मामला बनाकर भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है। न्याय मोर्चा का आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले 5 जनवरी को प्रश्न पत्र लीक होने के साथ उत्तर कुंजी वायरल हो गई थी। यूट्यूब पर मौजूद वीडियो को साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है। एक लेखपाल संतोष बिंद का नाम फर्जीवाड़ा में आया है। उसके अलावा प्रतापगढ़ का एक लेखपाल का नाम भी उछलने के बाद वह लेखपाल फरार चल रहा है, अब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। 7 जून को सोराव पुलिस ने दबिश देते ही वह घर छोड़कर फरार हो गया। इधर शिक्षक भर्ती की जांच एसटीएफ को मिलने से फरार लेखपाल और एक अन्य आरोपी के परिवार की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पुलिस लेखपाल के साथ उसके संपर्क में रह रहे अभ्यर्थियों की भी तलाश में जुटी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े की सोराव पुलिस द्वारा हुए खुलासे के बाद चर्चा में आया अंतु इलाके के अधरपुर गांव का लेखपाल महज 5 वर्षों में ही करोड़पति बन गया। 5 साल पहले वह झोला छाप डॉक्टर था। बाइक की डिग्गी में ग्लूकोज की बोतलें और दवाओं का थैला लेकर घर घर इलाज करने जाता था। 5 साल में ही खुद लेखपाल बनने के साथ ही उसने अपने भाई और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिला दी। चर्चा है कि युवाओं से 22-22 लाख रुपए लेकर नौकरी दिलाने का ठेका लेने लगा था यह लेखपाल। दोस्तों अगली खबर डीएलएड के प्रवेश की है। 2,35,000 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन जल्द होंगे। प्रदेश के 75 जिला प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि डाइट एवं निजी बीटीसी डीएलएड कॉलेजों की 2,35,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते आवेदन की तिथि पर फैसला लेने में देरी हो रही है। फिलहाल जून में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। दोस्तों यूपी SSSC से अपडेट है कि पीसीएस 2019 मेंस से पहले 2018 का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और प्रतियोगी ये मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे पीसीएस 19 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि 2018 में जो चयनित हो जाएंगे अच्छी पोस्ट उनको मिल जाएगी, वो 19 का मेंस छोड़ देंगे।
PCS 2018 मेंस पिछले साल 18 अक्टूबर को आयोजित की गई थी और 10 अक्टूबर को PCS 2017 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया था। PCS 2017 में उच्च पदों पर चयनित होने वाले तमाम अभ्यर्थी 2018 में शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन उच्च पदों पर चयन के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। इससे PCS 2018 मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर बढ़ गए थे। इसी तरह वो चाहते हैं कि PCS 2019 में चयन के अवसर बढ़ जाएं लोगों के लिए। ACF RFO मेंस के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 18 तक आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। आवेदन में त्रुटि पर एक बार संशोधन का मौका मिलेगा। 19 सितंबर को लखनऊ में होगी परीक्षा इसकी और अभ्यर्थियों को आयोग में 29 तक जमा करनी होगी आवेदन की हार्ड कॉपी। तो पहले ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद उसका प्रिंट लेना है, फिर उसकी हार्ड कॉपी आयोग में भेजना है। 55 पद हैं सब मिलाकर और इसकी मुख्य परीक्षा 19 सितंबर को प्रस्तावित है, जिसमें ACF के 2 पद हैं और RFO के 53 पद हैं। मुख्य परीक्षा केवल और केवल लखनऊ में होगी। ACF RFO 2011 की प्रारंभिक परीक्षा पिछले साल 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस साल 17 फरवरी को जारी किया गया, जिसमें 838 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया। अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आवेदन के लिए आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फॉर्मेट में भरनी होंगी। मुख्य परीक्षा के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित की गई है। LT ग्रेड भर्ती की न्यूज आ रही कि वाराणसी की 2 महिलाएं गिरफ्तार कर ली गई हैं। LT ग्रेड शिक्षक पद के लिए फर्जी कागजात लगाकर आवेदन करने वाली 2 आरोपी महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विंध्याचल मंडल में राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में वर्ष 2016 में सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं LT ग्रेड की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था। तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक माया निरंजन ने जांच कराकर 207 अभ्यर्थियों के विरुद्ध थाना कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में रंजू कुमारी पत्नी रमेश कुमार निवासी रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही शशिकला पत्नी सिद्धार्थ निवासी मंगारी थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को भी उनके घर से ही गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया गया। 2018 LT ग्रेड 2018 के अभ्यर्थी धरना देने पर अड़े हुए हैं और LT ग्रेड के अभ्यर्थी जब लोक सेवा आयोग से मुलाकात करने गए तो मुलाकात ना हो पाई और इससे काफ़ी नाराज़गी है। आयोग के सामने धरना प्रदर्शन के लिए अड़े हुए हैं। अब अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के लंबित परिणाम को लेकर आयोग क्या कर रहा है। अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन की अनुमति लेने के लिए बृहस्पतिवार की शाम को CO सिविल लाइन्स से मिलने गए थे। CO ने अभ्यर्थियों को बताया कि आयोग अध्यक्ष बाहर गए हैं और 1 सप्ताह बाद लौटेंगे। कांस्टेबल भर्ती की बात करते हैं तो पदों को कैरी फॉरवर्ड न कर प्रतीक्षा सूची बनाने और मेरिट के अनुसार नियुक्ति की मांग की गई है। ये कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम मेरी भी समझ में नहीं आता है। जब आपने परीक्षा करवाई है तो उसकी आपकी हर परीक्षा के बाद आपके पास एक वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको उनके प्लेस पे जो वेटिंग में है जो उनको ज्वाइन करवाइए, क्योंकि आपने पूरा एक प्रोसेस क्लियर किया है। जब प्रोसेस पूरा आपने क्लियर किया है उसमें काफ़ी खर्चा हुआ है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है और छात्र भी काफ़ी मेहनत किए हैं। मान लीजिए 0.5 नंबर से किसी छात्र का नहीं हो पाया तो क्या वो अयोग्य नहीं है? वो वेटिंग लिस्ट में उसको डालिए और जहाँ भी वैकेंसी ख़त्म होती है वहाँ वेटिंग लिस्ट से डाल दीजिए, यहाँ पर उठा के ज्वाइनिंग करवा दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के विभागों की को पता नहीं क्या बीमारी लगी हुई है कि वो पदों को कैरी फॉरवर्ड करने में लगे रहते हैं। कासगंज में पकड़ी गई अनामिका शुक्ला जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, उनका भाई भी मास्टरमाइंड निकला। वो भी विभव जो था वो उनका भाई, वो भी फर्जी दस्तावेजों से नौकरी कर रहा था। पूछताछ में पुलिस को बताया 20 से अधिक लोगों को फर्जी तरीके से दिलाई नौकरी। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चलता है कि एक तरफ जो छात्र है जो योग्य हैं, मेहनती हैं, गरीब हैं, वो परिश्रम कर कर के परेशान हो जा रहे हैं, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा और यहाँ पे लोग फर्जीवाड़ा करके सैकड़ों लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं। कोई KL पटेल साहब है तो कोई अनामिका है।
तो इसमें इसी तरह के लोग निकल के आते हैं। अब कोई लेखपाल ऐसे है जो 5 साल में करोड़पति बन जाते हैं, खुद लेखपाल बने, फिर उसके बाद वो उन्होंने भर्ती करानी शुरू कर दी, लाखों रुपए लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में ही घटती हैं। जब ये चीज़ें घटती हैं उस समय शासन और प्रशासन पता नहीं कहाँ सो रहा होता है, कई साल बाद उसकी नींद खुलती है, तब जाके उनको पता चलता है कि इतना बड़ा घोटाला हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों में दो फाड़ हो गया। एक तो वो जो नियुक्ति चाहते हैं, जिनका लिस्ट में 67,000 लोगों का जो लिस्ट में नाम है, ये अपनी नियुक्ति चाहते हैं कि काउंसलिंग करा के इनकी नियुक्ति करवाई जाए। दूसरे वो अभ्यर्थी जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो चाहते हैं कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है तो परीक्षा रद्द हो। तो दो गुटों में अब छात्रों का ये जो ग्रुप था पहले, वो दो गुटों में बंट चुका है इस समय। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के सचिव को अवमानना की नोटिस मिली है। आबकारी आरक्षी भर्ती 2016 का रिजल्ट घोषित न करने का मामला है, तो इसमें इनको अवमानना की नोटिस दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने आशुतोष दुबे व 8 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए मुजीब ने बहस किया। याचिका का कहना है कि आबकारी भर्ती परीक्षा 2016 का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है, इसके बावजूद इसका रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा तो सरकार की तरफ से बताया गया कि जांच चल रही है। कोर्ट को बताया गया कि अगस्त 2019 के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित किया जाएगा, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर अवमानना याचिका दायर की गई। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की खबर राज्यपाल तक भी पहुंच गई है और राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री को बुलाया था और इनके साथ साथ मुख्य सचिव एसीएस रेणुका कुमार को भी बुलाया था और बुधवार को इनको बुलाकर पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई और शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा मित्र की किस तरह की व्यवस्था की गई है इसके बारे में भी जानकारी ली गई, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल जो है ये उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं है, इसलिए इनको शिक्षा मित्रों की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है। तो इन्होंने उसकी व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली कि आखिर मैटर क्या है, मुद्दा क्या है इसमें। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी इम्पोर्टेंट खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।